में निकोलाइव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात का दावा किया कि वहां पुतिन की फौज ने यूक्रेन के करीब 350 सैनिकों को ढेर कर दिया, जिसके लिए रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के एक शिपयार्ड पर हमला बोला गया। जो वीडियो सामने आया उसमें देखा कि रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक दुश्मन के ठिकाने पर कई ताबड़तोड़ हमले किए गए। दिन छिप गया, लेकिन निकोलाइव के अलग अलग हिस्सों में रूस की बमबारी ने सबको दहला कर रख दिया। रूस का दावा है कि उसने शिपयार्ड पर हुए हमले में यूक्रेन के करीब 350 सैनिक मार गिराए, जबकि शहर के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना के 70 कर्मचारियों का भी खात्मा कर दिया। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि निकोलाइव में रूस ने यह हमला पूरी रणनीति बनाकर किया। पहले यूक्रेन की फौज के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया और फिर हमले किए गए। यही वजह रही कि यूक्रेन की फौज ने अपने सैनिकों को खोने के साथ बड़ी तादाद में हथियार भी खो दिए। चीन और अमेरिका में तनाव और बढ़ने वाला है। खबर है कि अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए चीन ने अपने उस सबसे खतरनाक विमान की पहली उड़ान की प्लानिंग कर ली है, जिसे वो बीते काफी साल से गुपचुप तरीके से बनाने में लगा है। खुद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन अब बहुत जल्द इस ताकतवर विमान को उड़ाने वाला है। पूरा शक है कि चीन का यह विमान उसका H-20 स्टेल्थ बॉमर है, यानी आसमान से बमों की बेतहाशा बरसात करने वाला ऐसा हवाई जहाज जो जंग के मैदान में दुश्मन को संभलने का मौका तक न दे, और साथ में स्टेल्थ का ऐसा कवच कि दुश्मन खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई भी न कर पाए, क्योंकि स्टेल्थ प्लेन, रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ही नहीं आते। चीन के ऐसे H-20 स्टेल्थ बॉमर के फ्लाइट टेस्ट की चर्चा शुरू हुई उसकी सरकारी कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के एक अधिकारी के बयान के बाद। चीन के इस अधिकारी ने एक मीटिंग में कहा कि चीन एक जरूरी किस्म के विमान का फ्लाइट टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। यह विमान रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स में विमान का नाम नहीं बताया गया, लेकिन चीन के अधिकारी के हवाई जहाज को रणनीतिक तौर पर अहम बताते ही H-20 स्टेल्थ बॉमर के टेस्ट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि चीन परमाणु बम गिराने वाले इस बॉमर के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका का शिकार करने की ताक में है। चीन के इरादे इस बात से ही साफ हैं कि उसके H-20 बॉमर को अमेरिका के B-2 बॉमर का ही चीनी वर्जन कहा जा रहा है। और फिर इस खबर की टाइमिंग भी ध्यान देने वाली है, क्योंकि B-2 बॉमर वही विमान है जिसे अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया है, और उस तैनाती को अमेरिका की चीन के लिए आखिरी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब अमेरिका आंखें दिखाए तो चीन कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। इसलिए अमेरिका की चेतावनियों से बेपरवाह चीन ने भी H-20 बॉमर के टेस्ट की खबर उड़ाकर अपना तुरुप का पत्ता चल दिया, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह लंबी रेंज का विमान होगा, मतलब कि बेहद दूर से अपने टारगेट का शिकार कर सकेगा। कहा जा रहा है कि H-20 की रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर होने वाली है। अगर यह दावा सही है तो चीन की जद में अमेरिका का हवाई राज्य भी होगा, और अगर चीन का H-20 आर्कटिक के ऊपर पहुंच गया तब तो उसकी पहुंच में अमेरिका के सभी 50 के 50 राज्य होंगे। इसलिए चीन के H-20 हवाई जहाज से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है। इतनी लंबी रेंज का बॉमर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अमेरिका के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। और रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि चीन का H-20 बॉमर सेकेंड आइलैंड चेन और उससे भी आगे तक मार कर सकता है। सेकेंड आइलैंड चेन में फिलीपींस में अमेरिका के अड्डे, जापान में अमेरिका के बेस, यहां तक कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम टापू पर मौजूद उसकी सेना का अड्डा भी आता है। और गुआम टापू वो जगह है जहां अमेरिका के बड़े बड़े हथियार तैनात हैं। इसी वजह से अमेरिका का गुआम चीन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, और इसलिए चीन की कोशिश उसे अपने रास्ते से हटाने की है। ऊपर से कई रिपोर्ट कहती हैं कि H-20 बॉमर अपने साथ 45 टन तक के हथियार ले जा सकता है, वो भी परमाणु मिसाइलें और दूसरे आम हथियार भी। वो 4 ताकतवर हाइपरसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें भी दाग सकेगा, और हाइपरसोनिक मिसाइल तो होती ही ऐसा हथियार है जिसे भेदने वाले डिफेंस सिस्टम आज तक बने ही नहीं। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि H-20 बॉमर चीन की सेना के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सेना ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ नाकाम कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सीमा पार से कई आतंकियों ने भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल ने फायरिंग कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बस फिसल गई, लेकिन फिर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इसे खाई में गिरने से बचा लिया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शतक लगाने वाले सूर्य कुमार ने रैंकिंग में 44 स्थानों की लंबी छलांग लगाई और वो टॉप 10 में एंट्री करते हुए 5वें पायदान पर पहुंच गए। पटना के पास हाजीपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक हाथी महावत को अपनी पीठ पर बैठाकर गंगा नदी पार करता नजर आया, और जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसके बीच एक हाथी नदी से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके ऊपर महावत बैठा दिखाई दिया।
नदी में पानी उफान पर था, जिसकी वजह से वो हाथी कई बार डूब गया, लेकिन फिर भी वो लगातार तैरता रहा और आखिरकार उसने नदी पार कर ली। बताया गया कि गंगा में अचानक पानी बढ़ने से हाथी और महावत फंस गए थे। अपनी सुरक्षा खुद ही करने का दम भरने वाले तालिबान अब मदद के लिए पश्चिम एशिया के देश कतर की शरण में पहुंच गए हैं। पिछले साल अगस्त में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथियाई है, तभी से दूसरे देशों में अफगानिस्तान की संपत्ति फ्रीज पड़ी है और तालिबान प्रशासन पर प्रतिबंध भी लगे हैं। तालिबान के पास अफगानिस्तान की हिफाजत करने के लिए पैसा ही नहीं है। ऐसे में खबर है कि तालिबान कतर के साथ सिक्योरिटी डील करने की तैयारी में है, जिसे कराने के लिए खुद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री कतर के दौरे पर गए थे। इस सिक्योरिटी डील के तहत अफगानिस्तान और कतर मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कहने को तो ये सुरक्षा संधि होगी, लेकिन इसकी आड़ में तालिबान की कोशिश कतर से अपनी फौज के लिए तनख्वाह से लेकर वर्दी और साजो सामान जुटाने की भी है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। बताया गया कि कतर भी मुफ्त में तालिबान की मदद नहीं करने वाला। इस मदद के एवज में उसने एक शर्त रखी है और शर्त यह है कि तालिबान अपने दकियानूसी रवैये में तब्दीली लाएंगे। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि तालिबान के अपनी नीतियों में बदलाव न करने की वजह से इस साल मार्च में उन्हें 12 देशों से मान्यता मिलते मिलते रह गई थी। लेकिन कतर से तालिबान की सिक्योरिटी डील के पीछे पाकिस्तान को सबक सिखाने की नीयत भी है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कतर से हाथ मिलाकर तालिबान पाकिस्तान के उन पर हक जमाने के प्लान पर पानी फेरना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान को उनके अपनी हां में हां मिलाने की उम्मीद थी, लेकिन वैसा हुआ कुछ नहीं। उल्टा तालिबान ने पाकिस्तान को आंखें ही दिखा दी। दोनों के बीच फसाद की जड़ है ड्यूरेंट लाइन, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, और तालिबान ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं, जबकि पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन पर फेंसिंग करके बॉर्डर को सील करना चाहता है। इसी वजह से ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच कई बार खून खराबा हो चुका है। पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करने के लिए तालिबान के लड़ाकों के आड़े पैसे की दिक्कत आ रही है। ऐसे में कतर से सिक्योरिटी डील करके तालिबान की कोशिश पाकिस्तान के पर कतरने की है, ताकि अगर पाकिस्तान उनकी तरफ आंख उठाकर देखे तो कतर उनकी मदद के लिए तैयार खड़ा हो। देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि जिन नेताओं को इन लोगों ने देश की बागडोर सौंपी थी, उन्होंने इन लोगों को गरीबी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका की जनता ने सड़कों पर ऐसा तांडव किया जैसा पिछले कई दशकों में किसी देश की जनता ने सरकार के खिलाफ नहीं किया। संसद भवन की ओर निकले इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का रुख कर लिया। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ दीवारों पर, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बात नहीं बनने पर हवाई फायरिंग भी की गई। खबर आई कि प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले दोनों शामिल थे। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही जनता का पारा तब 7वें आसमान पर पहुंचा जब वो देर रात देश छोड़कर भाग गए, जिसके बाद श्रीलंका में 9 जुलाई की कहानी दोहराई गई। प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए उसी तरह प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े जैसे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े थे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने का अंदाज भी कमोबेश 9 जुलाई जैसा ही था। लोग पीएम आवास में घुसे और देश का झंडा लेकर दीवारों पर चढ़ गए। इस बीच भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल भी सड़क पर दौड़ते दिखे। उन्होंने संसद भवन और पीएम आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा बनाया था, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाए। गुस्साए लोगों ने न आंसू गैस के गोलों की परवाह की और न गोलियों की। भीड़ को देखकर लगा कि उसके सर पर खून सवार है।